तो दोस्तों वेलकम बैक। हेलो एवरीवन। देखो राक्षस वध करने वाला डीमन स्लेयर की बात करें तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट लोग है डीमन, क्योंकि भाई अगर ये ना होते तो डीमन स्लेयर्स भी ना होते। ये डीमंस एक्चुअली में ऐसे देखा जाए तो ह्यूमन से होते हैं, पर इन सबको डीमंस में बदल दिया जाता है बाय मूजान जैक्सन, जब मूजान उसका ब्लड दूसरों को दे देता है, जिस ब्लड को सक करके ये ह्यूमंस के पास डीमंस की पावर आ जाती है और हर डीमन के पास यूनिक एबिलिटीज और पावर्स होती है। तो भाई आज के वीडियो में हम इन्हीं डीमंस के बारे में जानेंगे और मैं इन डीमंस को रैंक भी करूंगा फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। और हाँ, आई नो तुम सब लोगों को लगेगा कि मूजान ही होगा नंबर 1 पे, पर लेट मी टेल यू मूजान नहीं है नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन, वो कोई और ही है। अगर तुम्हें जानना है कौन है तो भाई वीडियो लास्ट तक देखो। बाय द वे बहुत सारे लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। हाँ, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? ये सोच रहा अरविंद भैया को तो पता नहीं है। चुपचाप सब्सक्राइब करो यार, वरना तुम्हें ना मैं बोकु नो पिको दिखा दूंगा। करो यार प्लीज सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। बहुत हो गया नाटक। मेरा नाम है सेनरो और लेट्स बिगिन। तो सबसे लास्ट में नंबर 10 पे डीमन है काइगाकू, द न्यू अपर मून 6। काइगाकू की बात करें तो काइगाकू एक्चुअली में एक डीमन स्लेयर था और जेनिट्सु का दोस्त, जो कि एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बंदा था, पर एक नंबर का पाउटिया भी। क्योंकि देखो काइगाकू थंडर ब्रीथिंग के सारे फॉर्म्स यूज कर सकता था, जबकि जेनिट्सु सिर्फ एक ही फॉर्म यूज कर सकता है, जिसके ऊपर से काइगाकू हमेशा जेनिट्सु का मजाक उड़ाता था। ऊपर से आगे जाके एक दिन जब काइगाकू का मुकाबला अपर मून 1 कोकुशिबो से होता है, तब काइगाकू अपनी जान बचाने के लिए कोकुशिबो का अपने अंदर ले लेता है ब्लड। तुम्हें क्या लगा? नॉटी हो रहा आपके प्लानिंग। काइगाकू एक डीमन बन जाता है और 12 किजुकू का एक नया मेंबर भी। काइगाकू की पावर्स और एबिलिटीज की बात करें तो काइगाकू अपने ब्लड डीमन आर्ट बाय द नेम इलेक्ट्रोकाइनेसिस से ब्लैक कलर लाइटनिंग को जनरेट और मैनिपुलेट कर सकता है थ्रू हिज ब्लड और फ्लैश, जिससे वो फास्ट और हैवी डैमेज कर सकता है। पर इसके साथ साथ काइगाकू भी कोकुशिबो की तरह ब्रीदिंग स्टाइल यूज कर सकता है, जो की है थंडर ब्रीदिंग, बिल्कुल जेनिट्सु की तरह। पर स्टिल आगे जाके जब जेनिट्सु और काइगाकू के बीच में फाइट होती है ड्यूरिंग इन्फिनिटी कैसल आर्क, तब काइगाकू सारे थंडर ब्रीदिंग फॉर्म्स प्लस डीमन आर्ट के साथ भी अपने बॉय जेनिट्सु को नहीं हरा पाता, और इसलिए मैंने काइगाकू को सबसे लास्ट में रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 9 पे आता है ग्यूतारो। आई नो तुम सभी को लग रहा होगा कि ग्यूतारो शुड बी हायर, पर देखो नो डाउट ग्यूतारो स्ट्रॉन्ग तो है, पर स्टिल मेरे ओपिनियन में आई डोंट थिंक सो ग्यूतारो ग्योको से स्ट्रॉन्ग है। देखो ग्यूतारो के पास नो डाउट एक बहुत ही ओपी ब्लड डीमन आर्ट है बाय द नेम ब्लड मैनिपुलेशन, जिससे वो अपने ब्लड को मैनिपुलेट कर सकता है और फिर अपने ब्लड सिकल से ब्लड के अटैक कर सकता है, और जो भी उस अटैक से इंजर होगा वो इंस्टेंटली पॉइजन होकर मर जाएगा, जिसका जलवा हमने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के वक्त देखा ही था ड्यूरिंग हिज फाइट विद तेंगेन, जिस फाइट में ग्यूतारो ने तेंगेन और तांजीरो दोनों की मार के रखी थी और तेंगेन को तो लिटरली पायरेट बना दिया था, जिसको देखकर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऑफ कोर्स ग्यूतारो शुड बी हायर, पर मेरे ओपिनियन में आई डोंट थिंक सो ग्यूतारो ग्योको को हरा पाएगा। क्योंकि देखो ग्यूतारो के पास खतरनाक ब्लड डीमन आर्ट तो है, पर ग्योको के पास भी अच्छा खासा डीमन आर्ट है, जिससे वो इधर उधर टेलीपोर्ट कर सकता है। ऊपर से ग्यूतारो की फाइट तेंगेन और तांजीरो के साथ हुई थी, जिसमें तांजीरो ने अपना डीमन स्लेयर मार्क भी यूज नहीं किया था, किया था पर वो सबसे लास्ट में किया था। और ग्योको की बात करें तो ग्योको भाई ने डायरेक्ट म्यूचिरो से ही फाइट की थी, और भाई म्यूचिरो नो डाउट तेंगेन से तो पावरफुल ही है। सो आई थिंक ग्यूतारो मेरे लिए तो नंबर 9 पे ही होगा। अब नेक्स्ट नंबर 8 पे आता है पाउटिया ग्योको। ग्योको की बात करें तो ग्योको भाई अपना एक मछली है जो कि मटके के अंदर रहता है, और ग्योको की ब्लड डीमन आर्ट की बात करें तो ग्योको यूज करता है पोर्सिलिन वेसेस, जिससे वो वेरियस समुद्र के जानवर को समन कर सकता है या फिर वाटर विप से अटैक भी कर सकता है। और इसके साथ साथ ये ग्योको का बच्चा अपने मटके से इधर उधर इंस्टेंटली एक मटके से दूसरे मटके में टेलीपोर्ट भी कर सकता है और उन मटकों को कहीं भी समन कर सकता है, जिससे उसे पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसका जलवा हमने स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क में देखा ही था, जब ग्योको और म्यूचिरो के बीच में फाइट होती है, जिसमें म्यूचिरो को कितना मुश्किल हुई थी ग्योको को मारने के लिए, जिसके कारण म्यूचिरो को अपना राक्षस वध करने वाला निशान डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन करना पड़ा था ताकि वो ग्योको को हरा सके। और ऊपर से ग्योको फाइट के दौरान बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था और पाउटियागिरी ज्यादा कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि भाई ये म्यूचिरो तो बच्चा, ये मुझे क्या ही हरा पाएगा, और इसलिए वो लास्ट में जाके हार गया। अब नेक्स्ट नंबर 7 पे आती है नाकेमी। नाकेमी को हमने सबसे पहले मुगेन ट्रेन के मूवी में देखा था, जो कि अपना सितार बजा के सबको बजा रही होती है, मार रही होती है। अगर हम अब बात करें नाकेमी की पावर्स और एबिलिटीज की, तो नाकेमी का ब्लड डीमन आर्ट है इन्फिनिटी कैसल मैनिपुलेशन, जिससे वो एक पूरी कैसल को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकती है, जो कि एक लिटरली अलग डायमेंशन होता है। और इसके साथ साथ वो अपने सितार के मदद से लोगों को टेलीपोर्ट भी कर सकती है इन द इन्फिनिटी कैसल,
इसका मतलब तुम नाकेमी को घंटा छू भी नहीं सकते। इतना ही नहीं, नाकेमी अपने ब्लड डीमन आर्ट से कोई भी अटैक को डॉज कर सकती है, जिसका जलवा हमने इन्फिनिटी कैसल आर्क में देखा ही था, जब नाकेमी मित्सुरी के साथ फाइट करती है। और इसके साथ साथ नाकेमी पोर्टल्स भी क्रिएट कर सकती है, जिससे वो लोगों को दूसरी जगह ले जा सकती है, जैसे नाकेमी ने सारे डीमन स्लेयर स्क्वाड को इन्फिनिटी कैसल में लाया था ड्यूरिंग हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। वेल, अगर हम नाकेमी की फीट्स के बारे में बात करें तो नाकेमी का असली पावर का जलवा हमने इन्फिनिटी कैसल आर्क में देखा था, जब उसकी फाइट हुई थी मित्सुरी और ओबनाई के साथ, जिस फाइट के दौरान उसने अच्छी खासी टक्कर दी थी दोनों मित्सुरी और ओबनाई को, और वो दोनों लिटरली नाकेमी को छू भी नहीं पा रहे थे। सो नो डाउट भाई, नाकेमी पावरफुल तो है, पर स्टिल मैंने नाकेमी को नंबर 7 पे रखा है, क्योंकि देखो नाकेमी ऐसा देखा जाए तो सिर्फ डिफेंस और सपोर्ट में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है इंस्टेड ऑफ अटैक, जिसके कारण अगर कोई भी प्रॉपर दिमाग लगाएगा तो वो नाकेमी को आराम से हरा सकता है, और इसलिए मैंने नाकेमी को नंबर 7 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 6 पे आता है जोहाकुटेन और हंतेंगु। सो हंतेंगु को हमने सबसे पहले एपिसोड 45 में देखा था, जब ग्यूतारो मर गया था, जिसे देखकर ऐसा लगा था कि भाई ये है अपर मुंचार, इसे तो भाई कोई भी मार सकता है। पर भाई इस बंदे का असली जलवा हमने स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क के दौरान देखा था। वेल, अगर हम अब बात करें हंतेंगु के ब्लड डीमन आर्ट की, तो हंतेंगु का ब्लड डीमन आर्ट है इमोशन मैनिफेस्टेशन, जिससे वो अपने कई सारे क्लोन्स क्रिएट कर सकता है। मतलब कि जब भी हंतेंगु का सर कटेगा तो उससे वो मरेगा नहीं, बल्कि उसका एक और क्लोन क्रिएट हो जाएगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा वन ऑफ हिज इमोशन, जैसे कि एंगर, जॉय, सैडनेस एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। और ये क्लोन 1 या 2 नहीं बल्कि 5 क्लोन्स होते हैं। इसके साथ साथ हर क्लोन्स के पास उनका सेपरेट ब्लड डीमन आर्ट भी होता है, जिसका जलवा हमने स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क में देखा ही था, जब तांजीरो हंतेंगु से फाइट करता है। इतना ही नहीं, हंतेंगु का अल्टीमेट फॉर्म की बात करें तो वो है जोहाकुटेन, जिससे वो अपने सारे क्लोन्स को कंबाइन करके एक बन जाता है, जिससे वो सारे ब्लड डीमन आर्ट को यूज कर सकता है, और इसके साथ साथ एक वुडन ड्रैगन को भी समन कर सकता है। और अगर तुम्हें याद हो तो मित्सुरी मुश्किल से जोहाकुटेन से फाइट कर पा रही थी। सो नो डाउट भाई, जोहाकुटेन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसलिए मैंने जोहाकुटेन को नंबर 6 पे रखा है, क्योंकि भाई हंतेंगु को लिटरली तांजीरो, नेजुको, गेनिया और मित्सुरी चारों मिलकर भी हरा नहीं पा रहे थे, और कैसे तो भी वो लास्ट में जाके बड़ी मुश्किल से हंतेंगु को हरा पाए थे, वरना मित्सुरी तो पक्का भाई उस फाइट में मर जाती। अब नेक्स्ट नंबर 5 पे आता है सबका फेवरेट डीमन, द डोनट मेकर उर्फ आकाजा। सो आकाजा को हमने सबसे पहले मुगन ट्रेन के मूवी में देखा था, जिसने आते ही अपनी दहशत बना ली थी, क्योंकि आफ्टर ऑल भाई अपर मून 3 है। वेल, अगर हम अब बात करें आकाजा की ब्लड डीमन आर्ट की, तो आकाजा यूज करता है डिस्ट्रक्टिव डेथ, जो कि एक बहुत ही सिंपल ब्लड डीमन आर्ट है, जिससे वो बस अपने पंचेस और किक से ऐसे पावरफुल शॉकवेव्स रिलीज करता है, जिससे आकाजा कोई भी बंदे को एक झटके में मार सकता है, जिसका जलवा हमने रेंगोकू और आकाजा के फाइट के अगेंस्ट देखा ही था, कि कैसे आकाजा ने बड़े आराम से रेंगोकू को मारकर उसका डोनट बना दिया था। ऊपर से आकाजा की स्पेशल एबिलिटी कंपास नीडल की बात करें तो इससे आकाजा उसके अराउंड कंपास को समन कर सकता है, जिसके ऊपर 1 to 12 नंबर लिखे होते हैं, और जो भी इस कंपास के रेडियस में होगा तो आकाजा उसके अपोनेंट के सारे अटैक्स को पहले ही प्रेडिक्ट कर पाएगा, जिसका जलवा हमने मुगेन ट्रेन के वक्त देखा ही था, और इन्फिनिटी कैसल आर्क के दौरान भी देखा था, जब आकाजा ने तांजीरो और ग्यू के साथ फाइट करी थी, जिस फाइट में तांजीरो और ग्यू दोनों मिलकर भी आकाजा को हरा नहीं पाए थे। इवन तो तांजीरो ने लिटरली आकाजा का सर काट दिया था, फिर भी आकाजा भाई इतना ज्यादा वाड़ी है कि बिना सर के उनके साथ फाइट कर रहा था, पर लास्ट में आगे जाके वो खुद को ही मार देता है बाय स्टॉपिंग हिज रीजनरेशन, जब आकाजा को अपने पास्ट लाइफ और उसकी बीवी की मेमोरीज आ जाती है। सो नो डाउट भाई आकाजा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आकाजा शुड बी हायर, जिससे मैं भी थोड़ा बहुत अग्री तो करता हूँ, पर देखो आकाजा डोमा की तरह लड़कियों को खाता नहीं है, जिसके कारण आकाजा नो डाउट डोमा से तो कमजोर ही है। सो इसलिए मैंने आकाजा को नंबर 5 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है ऑफ कोर्स लड़की को खाने वाला डोमा। वैसे लड़की को खाना तो मुझे भी पसंद है, आई मीन लड़की का खाना। सो डोमा को हमने सबसे पहले स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क में देखा था ड्यूरिंग अपर मून मीटिंग, जिसे देखकर सबको लगा था कि भाई ये डोमा तो बड़ा ही फनी बंदा है, पर भाई एक्चुअली में ये बहुत ही बड़ा हरामी है और एक नंबर का साइको है, साइको, जिसका लिटरली पास्ट लाइफ में एक कल्ट था जहाँ वो लड़कियों को धोखे से बुलाकर खाता था। वेल, डोमा की ब्लड डीमन आर्ट की बात करें तो डोमा यूज करता है काइरोकाइनेसिस, मतलब कि वो स्नो को यूज कर सकता है वाड़ी अटैक्स यूज करने के लिए विद द हेल्प ऑफ हिज जापानीज वॉर फैंस। मतलब कि डोमा अपने पंखों से स्नो ब्लिजर्ड क्रिएट कर सकता है, जिसके कांटेक्ट में अगर कोई भी आएगा तो वो इंस्टेंटली फ्रीज होके मर जाएगा। इसके साथ डोमा अपने कई क्लोन्स भी बना सकता है, बिल्कुल शैडो क्लोन जुत्सु की तरह, जो कि डोमा के जितने भी पावरफुल होंगे। और इतना ही नहीं, डोमा एक मैसिव बुद्धा के स्टैचू को भी समन कर सकता है, जो कि लिटरली किसी भी चीज को तबाह कर सकती है, जिसका जलवा हमने डोमा वर्सेस शिनमो के फाइट के अगेंस्ट देखा ही था ड्यूरिंग द इन्फिनिटी कैसल आर्क। ऊपर से डोमा लिटरली ऐसे स्नो पाउडर को भी क्रिएट कर सकता है, जिससे अगर कोई भी इनहेल करेगा तो वो इंस्टेंटली मर जाएगा। इसके
कारण दोमा को हराना नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि डीमन स्लेयर ब्रीदिंग स्टाइल की मदद से ही अटैक कर पाते हैं। पर अगर कोई ब्रीद ही नहीं कर पाएगा तो डीमन स्लेयर अपने ब्रीदिंग स्टाइल को यूज नहीं कर पाएगा दोमा को हराने के लिए। इसलिए भाई दोमा का ब्लड डीमन आर्ट सबसे ओवर पावर्ड ब्लड डीमन आर्ट है। और भाई अगर हम दोमा के फीट्स के बारे में बात करें तो दोमा ने लगभग लाखों डीमन स्लेयर्स को मारा है, इंक्लूडिंग कई सारे हशीरास को भी। पर देखो भले ही दोमा बहुत ही पावरफुल है और इसके साथ साथ उसके पास एक ओपी ब्लड डीमन आर्ट भी है, बट स्टिल मैंने दोमा को नंबर 4 पे रखा है, क्योंकि दोमा कभी भी सीरियसली फाइट ही नहीं करता और अपने अपोनेंट को कभी भी सीरियसली नहीं लेता। और इसी रीजन के कारण तो शिनोबु चुपके से दोमा को पॉइजन कर पाई थी, वरना दोमा घंटा हारता। अब नेक्स्ट नंबर 3 पे आता है योरुची का छोटा भाई मिचिकाट्सु उर्फ कोकोशिबो द सिक्स आइज। सो कोकोशिबो को हमने सबसे पहले स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क में देखा था ड्यूरिंग द अपर मून मीटिंग, जिसको पहली बार देख के लगा था भाई कोई तो वारियो डीमन है। वेल कोकोशिबो की बात करें तो ये बंदा सबसे यूनिक है, क्योंकि कोकोशिबो ब्लड डीमन आर्ट को यूज कर सकता है और इसके साथ साथ ब्रीदिंग स्टाइल को भी यूज कर सकता है। ऐसे ही थोड़ी कोकोशिबो अपर मून 1 है। देखो कोकोशिबो के ब्लड डीमन आर्ट की बात करें तो कोकोशिबो अपने ब्लड डीमन आर्ट से फ्लैश को अलग ही लेवल पे मैनिपुलेट कर सकता है। इसके साथ साथ कोकोशिबो अपने फ्लैश से बनी स्वॉर्ड को भी यूज कर सकता है, जो कि एक लिविंग बीइंग है, क्योंकि आफ्टर ऑल कोकोशिबो की स्वॉर्ड उसके ही फ्लैश से बनी है, जिसकी वजह से कोकोशिबो अपने स्वॉर्ड को छोटी या फिर बड़ी कर सकता है या फिर जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट भी कर सकता है। ऊपर से कोकोशिबो अपने ब्रीदिंग स्टाइल का भी यूज कर सकता है, जो कि है मून ब्रीदिंग, जिसका लिटरली 16 फॉर्म्स है, बाप रे बाप, जिससे वो क्रेसेंट शेप मून ब्लेड्स को क्रिएट कर सकता है और मैनिपुलेट कर सकता है। और लेट मी टेल यू, ये ब्रीदिंग स्टाइल दी स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग स्टाइल है आफ्टर सन ब्रीदिंग, क्योंकि ये ब्रीदिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और खतरनाक वाली पावरफुल है, जिससे तुम घंटा नहीं बच सकते। और इसी रीजन के कारण तो सानेमी और ग्योमो दोनों मिलाकर भी कोकोशिबो को हरा नहीं पा रहे थे, पर कैसे तो भी बड़ी मुश्किल से दोनों कोकोशिबो को हरा पाए थे। सो इससे तुम समझ सकते हो कि कोकोशिबो को नंबर 3 पे मैंने क्यों रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 2 पे है मुजान जैक्सन। तो मुजान के बारे में क्या ही बोलूं, ये बंदा लिटरली द डीमन किंग है, या फिर डीमन किंग था, जो कि इमॉर्टल भी है, जिसने बाकी सारे डीमंस को जन्म दिया है और क्रिएट किया है, और इसे हराने के कारण पूरी दुनिया में डीमंस एग्जिस्ट करते हैं। वेल मुजान के ब्लड डीमन आर्ट की बात करें तो वो है बायोकाइनेसिस, जिसके मदद से वो अपनी पूरी बॉडी को मैनिपुलेट कर सकता है। ऐसा देखा जाए तो सभी डीमंस अपने बॉडी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर भाई मुजान इस चीज को अलग ही लेवल पे लेके जा सकता है, क्योंकि मुजान अपने बॉडी को लिटरली सेलुलर लेवल तक मैनिपुलेट कर सकता है और सेकंड्स में रीजनरेट कर सकता है, जिसका छोटा सा झलक हमने हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के आखिर में देखा ही था। और ऊपर से इस बॉडी मैनिपुलेशन के कारण मुजान के पास 7 दिल और 5 दिमाग था। और ऊपर से अगर तुम्हें याद हो तो मुजान ने अपने खुद के बॉडी को कई लाखों पीसेस में डिवाइड कर दिया था, ताकि वो उसके डैडी योरिची से बच पाए। इतना ही नहीं, मुजान अपने बॉडी के ऊपर कई सारे जॉज एज वेल एज विप्स तक को क्रिएट कर सकता है, जिसको हमने फाइनल बैटल के वक्त देखा ही था, जब सारे हाशिरा मुजान के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जिस फाइट में मुजान कुत्तों की तरह सब हाशिरास को पेलता है। इवन दो टमायो ने पहले ही मुजान को ड्रग देके कमजोर किया था, फिर भी इससे तुम समझ सकते हो कि मुजान कितना ज्यादा पावरफुल है। और अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं ये भी बता दूं कि मुजान भाई अपना LGTB सपोर्टर भी है। आई मीन मुजान खुद को लड़की या लड़कों में भी बदल सकता है, या फिर खुद को एक बच्चा भी बना सकता है, इसे हमने कई बार एनिमे में भी देखा है। पर स्टिल मुजान भले ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, लाइक भाई को मारने के लिए लिटरली पूरी डीमन स्लेयर की आर्मी लगी थी, और फिर भी उसको कैसे तो भी हरा पाए थे। पर द ओनली रीजन मैंने मुजान को नंबर 2 पे रखा है वो है उसकी एक वीकनेस, जो कि है कि वो सन को कभी भी कॉन्कर नहीं कर पाया। और इसी रीजन के कारण अब आता है नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन, जो कि है ऑफ कोर्स द रियल डीमन किंग तांजीरो कमाडो। सो फाइनल बैटल के वक्त जब मुजान तांजीरो को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, जिस दौरान मुजान अपनी विल तांजीरो में ट्रांसफर कर देता है, जिसके कारण फिर तांजीरो एक डीमन में बदल जाता है। डीमन में बदलते ही तांजीरो सन के एक्सपोजर से जलने तो लगता है, पर विद इन सेकेंड्स तांजीरो सन को भी कॉन्कर कर लेता है, और तांजीरो बस अपने स्क्रीम से सारे लोगों को दूर ढकल देता है, और लिटरली इतने फास्ट अटैक्स करता है कि कोई उसे देख भी नहीं पाता। वेल इस डीमन फॉर्म में हम तांजीरो के इतने कुछ ज्यादा फीट्स को तो नहीं देखते, पर नो डाउट तांजीरो के पास मुजान की सारी एबिलिटीज थी, क्योंकि तांजीरो भी मुजान की तरह अपनी बॉडी के ऊपर विप्स क्रिएट कर पाता है। और इसके साथ साथ हम ये मान के भी चल सकते हैं कि सिंस कोकोशिबो और काइगाकू भी डीमन बनने के बाद ब्रीदिंग स्टाइल को यूज कर सकते थे, तो ऐसा हो सकता है कि ऑफ कोर्स तांजीरो भी ब्रीदिंग स्टाइल को यूज कर सकता है। और इसी रीजन के कारण भाई तांजीरो द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन बन जाता है, क्योंकि तांजीरो के पास लिटरली द डीमन किंग के पावर्स है। इसके साथ साथ वो सन ब्रीदिंग को भी यूज कर सकता है, और सन को तो कॉन्कर कर ही लिया है, जिसका मतलब ऐसा देखा जाए तो तांजीरो योरिचू को भी हरा सकता है।
I mean, शायद से हरा सकता है। वैसे तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। सो भाई यही थे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन इन डीमन स्लेयर। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, तुम्हारा फेवरेट डीमन कौन सा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।